हेलो बच्चों, एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासरूम में आपका स्वागत है। कल अपना टॉपिक चल रहा था समास। कल अपन ने 2 समास पढ़े थे और उदाहरण देखे थे, समझा उनको। आज अपन आगे चलते हैं। तीसरा है आज कर्मधारय समास। तीसरा है अपना कर्मधारय समास। सबसे पहले इसकी परिभाषा। जिस समास में विशेष्य और विशेषण का उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में विशेष्य और विशेषण का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। सबसे पहले विशेष्य और विशेषण, ये होते क्या है? विशेष्य और विशेषण क्या होते हैं? विशेष्य का मतलब होता है वस्तु और विशेषण का मतलब होता है उस वस्तु की विशेषता। इसे उपमेय भी कहते हैं। इसे उपमान भी कहते हैं। इसकी परिभाषा यह भी हो सकती है, जिस समास में उपमेय और उपमान का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे नील कमल। कमल है, विशेष्य है, उपमेय है। नील क्या है? विशेषण है, यानी कमल की विशेषता। कमल की विशेषता, ये उपमान है। समास विग्रह कीजिए इसका, यानी नीला है जो कमल। अगला है चंद्रमुखी। चंद्र क्या है? विशेषण है। मुख क्या है? विशेष्य है। ये उपमान है, ये उपमेय है। विग्रह कीजिए इसका, चंद्रमा के समान मुख वाली। अगला उदाहरण है मृग नयनी। विग्रह कीजिए इसका, मृग के समान नयनों वाली। हंस वदन। वदन का अर्थ होता है मुख। उपमेय है, विशेष्य है,
हंस इसकी विशेषता है, उपमान है। हंस वदन, हंस के समान वदन यानी मुख। वदन का युग्म शब्द भी होता है वदन, और इसका युग्म होता है वदन। वदन का मतलब मुख, वदन का मतलब शरीर, तो युग्म शब्द भी है ये। पीतांबर, समास विग्रह कीजिए। पीला है जो अंबर, दिगंबर, दिशाओं के अंबर। तो ये है अपने कर्मधारय समास के उदाहरण। अब एक बात ध्यान देने की यह है कि लगभग जो कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं उनमें बहुब्रीहि समास भी होता है। बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, लेकिन उसका विग्रह क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे नीलकमल है तो उसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल वह है। अब हो गया इसके अंदर बहुब्रीहि। चंद्रमा के समान है जिसका मुख वह, बहुब्रीहि हो गया। मृग के समान नयन है जिसके वह, तो ये हो गया बहुब्रीहि हो गया। हंस के समान वदन है जिसका वह, तो बहुब्रीहि हो गया। अब इसके पीतांबर में पीले हैं जिसके अंबर वह, अब इसका विग्रह अलग हो जाएगा। उसमें क्या होगा, विग्रह करते ही दूसरा ही अर्थ निकलने लग जाएगा, लेकिन वो थोड़ा समास विग्रह में थोड़ा फर्क होता है। अब देखिए द्विगु समास। द्विगु समास इसकी परिभाषा होती है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे देखिए, खुद ये द्विगु समास है, खुद ये सब देख लिया। द्वि का मतलब दो, गो का मतलब गाय, तो इस द्विगु में भी कौन सा समास है, द्विगु समास ही है इस शब्द के अंदर भी। तो संख्यावाची कैसे देखिए आप, उदाहरण देखिए। पंचवटी, पंचवटी पहला पद संख्यावाची आ गया 5, तो 5 वृक्षों का समूह है।
समूह भी बोल सकते हैं और आप इसको समाहार भी बोल सकते हैं। समूह और समाहार एक ही बात है। सप्त ऋषि मंडल, विग्रह कीजिए। पहला पद संख्यावाची आ गया। 7 ऋषियों का मंडल। चौराहा, 4 रास्तों का समूह या समाह। तिराहा, 3 रास्तों का समूह या समाह। तो इस प्रकार पहला पद क्या होता है, इनमें संख्यावाची होता है। चौराहा, तिराहा, दोराहा। तो पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। आप देखिए, एक शब्द लिखता हूं मैं, जैसे एक शब्द लिखता हूं, कंफ्यूजन वाली बात है। 31 ये शब्द आ जाए मान लो। अब आपसे पूछ लिया जाए इस समास में, ये कंपटीशन की बात भी है, कंपटीशन में ऐसे ही शब्द आते हैं, इसमें कौन सा समास है? तो लड़के क्या करेंगे, सीधा उनका ध्यान इसके ऊपर जाएगा, के ऊपर, वो डायरेक्ट कर देंगे क्या, द्विगु समास। लेकिन अपनी परिभाषा क्या कह रही है? परिभाषा क्या कह रही है? परिभाषा ये कहती है पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा नहीं, पहला पद होता है संख्यावाची। अब इसका तो अपन विग्रह करेंगे, तो विग्रह क्या हो जाएगा, 1 और 30 और आ गया बीच में, तो ये जाएगा आपके द्वंद्व समास में। संख्या है, इसका मतलब द्विगु नहीं है, क्योंकि दोनों ही संख्यावाची हैं, और इसमें होता है पहला पद संख्यावाची, इसलिए इसमें विग्रह करेंगे तो और शब्द आ जाएगा बीच में। तो ये है जो द्वंद्व समास